अस्सलामुअलैकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल ये चाहतें ये शिद्दतें अज़ कलम सुमेरा शरीफ तूर का किस नंबर 6 लेकर हाजिर हुए हैं। समान अहमद ने न जाने सईद अहमद से किस तरह बात की थी। अगले ही दिन 3 बजे के करीब इसे लेने आए थे। मामा ने इन्हें हर तरह से टालना चाहा, लेकिन इन्होंने भी बगैर किस जताए अपनी जिद जारी रखी। आखिरकार मामा को हार माननी पड़ी। ठीक है, आप आज जरीश को ले जाएं, मगर वापसी भी छोड़ जाएंगे, अपने को नहीं भेजूंगी। अपने घर वाले मगर दिलों में कशीदगी हो तो फिर अपने घर में बेघर कर देते हैं। शाइस्ता बेगम का अंदाज रंजीदा था। सईद अहमद खामोश रहे। समान ने कल इनसे बात की थी। आज ही ऑफिस से वक्त निकालकर वो 3-4 दिनों के लिए जरीश को अपने घर ले जाने के लिए आ गए थे। शाइस्ता मुश्किल से ही मानी थी, मगर मान गई थी। वो भी इस शर्त पर कि सिर्फ आ जाएगी और वापस भी आएगी, रहेगी नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, अब वहाँ कोई बात नहीं होगी। तायरा को मैं समझा चुका हूँ। मुझे भी जरिश इतनी ही अजीज है जितनी तुम लोगों को। जरिश का कल भी वो अपना घर था और आज भी है। मेरे दिल से अभी तक मलाल ही नहीं जाता कि तुम लोग इस घर को छोड़कर आ गए। सईद अहमद की आवाज़ में दुख आ ठहरा था। इसमें हम सब की बका थी। रिश्तों में जो थोड़ी बहुत मुरव्वत बाकी है इसकी बदौलत है, वरना तो बहुत पहले से सब कुछ खत्म हो जाता। खाला अम्मा का इंतकाल क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। शाइस्ता उठ कर हुई। जरीश को इन्होंने किचन में भेजा। नौशीन अपने कमरे में चली गई। तभी इस मौजू पर बात हो गई, वरना बच्चियों के सामने वो इस किस्म की तज़किरे नहीं करते थे। मैं जरीश को भेजती हूँ। वो उठकर चली गई। सईद अहमद ने दरवाजे तक शाइस्ता का ताकुब किया। शाइस्ता इनकी सगी खालाजाद थी। सऊद के नाते इन्हें नफीसा आपा की तरह ही अजीज थी, मगर हालात ने कभी रिश्तों को निखरने नहीं दिया। और फिर ताहिरा की बदौलत तो हर रिश्ता ही धुंध में लिपट चुका था। जरीश लाउंज में आई तो इसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक की ट्रे थी। मिल तो वो पहले ही चुकी थी। इसने गिलास ताया अब्बा को थमाया। इन्होंने मोहब्बत से जरीश को देखा। जरीश शाइस्ता भी यहीं चली आई। भाई साहब तुम्हें लेने आए, तुम चली जाना, घर रात से पहले वापस आ जाना। अब जाओ, जाकर नौशीन को उठाओ, काफ़ी देर हो गई है इसे सोए हुए। ताया से मिल ले आकर वो सोफे पर बैठ गई थी। जरीश सर हिलाकर वापस चली गई। नौशीन को उठाकर वो अपने कमरे में आ गई। रहना तो था नहीं, पढ़ाई का भी मूड नहीं था। इसने कपड़े निकालकर बाथरूम का रुक गया। लिबास बदलकर शोल्डर्स बैग लेकर वो लाउंज में चली आई। ताया जान नौशीन से भी चलने को कह रहे थे, वो इनकार कर रही थी। जरीश से हटकर वो ताहिरा बेगम के रवैये से सख्त चिढ़ती थी, इसीलिए बहुत कम वहां जाती थी। नौशी जाओ, चली जाओ, वापसी पर फोन कर देना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। मामा ने कहा तो नौशीन इनकार ना कर सकी। ड्राइवर क्यों, सामान खुद छोड़ जाएगा। जाओ नौशीन, जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ। ताया अब्बू ने कहा तो नौशीन अपने कमरे में चली गई। ताया अब्बू के साथ दोनों जब घर पहुंची तो सारे घर में खामोशी छाई हुई थी। फरा अपने कमरे में सो रही थी। अली अपने कमरे में बंद था। अलबत्ता ताहिरा बेगम किचन में मायदा के साथ मसरूफ थी। गाड़ी के हॉर्न पर वो किचन से निकली, लेकिन लॉन में गाड़ी से सईद अहमद के साथ जरीश और नौशीन को देखकर इन्हें पतंगे लग गए। ये शख्स मुझे कभी खुशी से नहीं रहने देगा, वो कुलस कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, दोनों ने करीब आकर सलाम किया। सईद अहमद भी साथ थे। मजबूरन ताहिरा को सर हिलाना पड़ा, वरना लब दांतों तले दबाए हुए थे। सईद अहमद ने एक उचट्टी नजर डाली और फिर आगे बढ़ के 2 कदम चलने पर पलट कर देखा। वो दोनों वहीं खड़ी थी। आओ तुम लोग, अपना घर है, इधर क्यों खड़ी हो, इन्होंने पुकारा। दोनों आगे बढ़े। सईद अहमद का भतीजियों के साथ ये रवैया देखकर ताहिरा बेगम के सीने पर सांप लूट रहे थे। सईद अहमद के साथ वो लॉन्च में आ बैठी। ना जाते हुए भी इन्हें फिर इधर आना पड़ा। अली और फरा कहाँ हैं? टाई ढीली करते इधर उधर देखते हुए इन्होंने पूछा। दोनों अपने कमरों में सो रहे हैं। ताहिरा ने कहा जाओ जरीश, दोनों को उठा दो। इन्होंने जरीश को भेजा। फरा बड़ी गहरी नींद में गर्क थी। जरीश ने होली से इसके बिस्तर पर बैठते इसका बाजू थामा। फरा वो कसमसाई, लेकिन जरीश के 2-3 बार हिलाने पर उठ बैठी। जरीश को देखकर हैरान है कि अरे तुम तो आज कह रही थी चची जान तुम्हें आने नहीं देती, लेकिन तुम ताया अब्बू के साथ आई हो, और मजे की बात यह है कि मेरे साथ नौशीन भी आई है। इसने मुस्कुराकर बताया तो फरा पहले तो हैरान हुई, फिर फौरन बिस्तर से उतरी। वाकई नौशीन बहुत कम आती थी, इसीलिए फरा का हैरान होना बजा था। जरीश ने सर हिलाया। मैं जा रही हूँ, अली को उठाकर आ जाओ, ताया अब्बू बुला रहे हैं। फरा बाथरूम में घुसी तो वह कमरे से निकल आई। नौशीन और ताया अब्बू बातें कर रहे थे। ताई अम्मी गायब थी। उठ गए दोनों। फरा को उठा दिया, वो अली को उठा ताया के साथ आ बैठी। थोड़ी देर में फरा और अली भी आ गए। ताया अब्बू उठकर अपने कमरे में चली गए। माइदा को फरा के खाने की एक तवील लिस्ट थमाई, फिर चारों खुद ही किचन में चले आए। ताहिरा बेगम के तेवर बिगड़े थे, ताहम इन्होंने जुबान से
किसी भी किस्म की बात का इजहार नहीं किया था। अम्मी आज ये चारों मिलकर खाना बनाएंगे, हम चारों मिलकर खाना बनाएंगे, इसलिए आपकी छुट्टी। अली ने ताहिरा बेगम से कहा। मेरी क्यों छुट्टी? मेरी सारी उम्र किचन संभालते गुजरी है और तुम मेरी छुट्टी करवा रहे हो? इन्हें अली की बात जरा नापसंद है। आपके मुस्तकिल छुट्टी थोड़ी करवा रहा हूँ। आप आज देखते हैं जबान के अलावा इनमें और क्या क्या जौहर हैं। इसने फराह को चिढ़ाया। ताई अम्मी यकीन करें हम इतना बुरा भी नहीं पकाते। माहिदा है ना हमारे साथ, फिर आप हमें बताते रहिएगा। नौशीन ने धीरज से कहा। ताहिरा ने एक ठंडी सांस ली। सईद अहमद के सामने वो बेबस थी, वरना किचन तो क्या वो इसे घर में भी ना घुसने देती। इन्होंने माहिदा को 2-3 हिदायत दी और किचन से निकल गई। जरिश ने सुकून का सांस लिया। थैंक गॉड ताई अम्मी का मूड नॉर्मल है, वरना मैं तो डर ही गई थी। अब शामत आई कि अब आई, जरिश ने कहा तो नौशीन ने घूरा। फौरन जबान दांत तो तले दबाई। सॉरी, मैं भूल गई थी कि जबान सीख के रहना है। जरिश का अंदाज ही ऐसा था कि चारों हंसती है। इन चारों में कुकिंग सिर्फ माहिदा और नौशीन को ही आती थी। फराह और जरिश हेल्पर थी। अली इन चारों का सर खा रहा था। गाहे बगाए अली और फराह जाकर ताहिरा बेगम से कोई न कोई तरकीब पूछ आते थे। मगरिब के बाद समान अहमद घर लौटा तो किचन में जरिश के साथ नौशीन को देखकर खुशगवार हैरत से दो चार हुआ। नौशीन भी है भाई जबरदस्त। वैसे अली तुमने देखा था आज सूरज किस सिमत से आया था? दोनों के इस्लाम पर समान अहमद ने बर्जिस्ता कहा तो किचन में कहका गूंज उठा। समान भाई प्लीज। नौशीन ने फौरन एहतजाज किया। समान मुस्कुरा दिया। निगाह भटक कर जरिश की तरफ उठी जो टेबल पर बैठी प्याज काटने के लिए जोरों शोर से आंसू बहा रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? फराह कबाब तल रही थी, माहिदा आटा गूंद रही थी, नौशीन हांडी की तरफ मुतवज्जा थी। अली इन सब को चीजें दे रहा था, साथ साथ कबाब से भी इंसाफ करता जा रहा था। सलमान अहमद ने दिलचस्पी से कहा। आज किचन की शामत आई हुई है, ये नीम हकीम हम पर अपने तजर्बात आजमा रही हैं। अली की चोंच हिली। फराह ने बुना कर इसे चम्मच मारा। शर्म करो, सबसे ज्यादा खा भी तुम ही रहे हो। बिरयानी तुम चख चुके हो, कबाब आधे से ज्यादा तुम अपने पेट में ठूंस चुके हो, फिर भी हमें नीम हकीम कह रहे हो। फराह की बात सुनकर नौशीन मुस्कुरा दी। अम्मी कहाँ हैं? किचन के मामले में ताहिरा बेगम पर भी कम ही भरोसा करती थी। गजा के इन चारों की खुली छुट्टी देती थी। अम्मी लाउंज में हैं, अली ने कहा। वैसे क्या कुछ बन रहा है? मुर्ग रोस्ट करने की खुशबू और कबाबों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। समान ने खुशबू को सूंघते हुए कहा। माहिदा ने बिरयानी बनाई है, नौशीन ने चिकन रोस्ट और रोटियां बनाने की जिम्मेदारी ली है, मैं कबाब बना रही हूँ और हम सब मिलकर कौरमे का सत्यानाश करेंगे। फराह ने तफसीली बताया। समान ने देखा कि जरिश प्याज काट चुकी है। वो अब बेसन के सामने खड़ी होकर मुंह हाथ धो रही थी। और जरिश क्या बना रही है? वो तौलिए से मुंह साफ करती हुई पलटी। समान ने पूछा। ये स्वीट डिश तैयार कर चुकी है, बाकी सारा सामान इसने और अली ने तैयार करके दिया है, हम तो सिर्फ पका रहे हैं। नौशीन ने मुस्कुरा कर कहा। खाने का जायका भी होगा या बस ऐसे ही तैयार किया तुम लोगों ने? समान का अंदाज छेड़ने वाला था। साहब जी ये तो आपको खाना खाकर पता चलेगा। माहिदा ने भी हिस्सा लिया। जरिश मुसलसल मुस्कुरा रही थी मगर बिल्कुल खामोश थी। समान ने यह बात शिद्दत से महसूस की। ओके फिर डिनर पर बात होती है। इस वक्त फराह डियर अच्छी से चाय तैयार करके कमरे में भेजो, बहुत थकन हो रही है। इतनी देर मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। समान वहाँ से चला गया। जरिश तुम फटाफट चाय तैयार कर लो। समान भाई घर आते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। और तुम अली तुम मामी को देखो वो क्या कर रही हैं, मामा को देखो वो क्या कर रही हैं और अब्बू को भी। जरिश 4 कप चाय बना लेना, अम्मी अब्बू मेरे और अली के लिए भी। जरिश आईने में अपनी सुर्ख आंखें देख रही थी जब फराह के कहने पर वो खामोशी से बर्तन में पानी डालकर चाय बनाने लगी। फराह को थोड़ी सी हैरत हुई। जब वो यहाँ आई थी तो कुछ शौक से थी मगर अब इसने सर झटका, लेकिन कोई चीज़ इसके अंदर क्लिक हुई थी। जरिश ने चाय बनाकर माहिदा के हाथ ताहिरा बेगम और सईद साहब के लिए भिजवाई। एक कप निकालकर इसने प्लेट में रखकर ढक दिया। मैं ये कप समान भाई को देकर आऊँ? कोई काम रह गया है तो बाद में बता देना, मैं आकर कर दूंगी। फराह से कहकर वो चली गई। बहुत अरसे बाद यूं इस अंदाज में वो इस घर में थी जैसे इस्तेहकाक भरा अंदाज हो। वो लोग जब यहाँ थे तो यही घर था इसी तरह, मगर अब वो लोग नहीं थे। दूरियां ऐसी थी कि पार्टी नहीं जा सकती थी। ये घर, इसके मकीन, हर चीज़ बदल गई थी। जब से घर बदला था इसकी कितनी ख्वाहिशें थी कि वो दोबारा से यहाँ शिफ्ट हो जाए। शुरू के बरसों में इसने मामा पापा से बहुत जिद किया था कि टेंशन से बीमार भी पड़ गई, मगर मामा पापा नहीं माने थे। अगर बात सिर्फ ताई अम्मी के रवैये की होती तो शायद ये घर 2 घरों में तब्दील हो जाता, वो लोग कहीं और ना जाते। मगर बात कुछ और थी। बड़ों ने कभी बच्चों के दरमियान मामले को आने ही नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद ताहिरा बेगम के रवैये ने हर एक को एहसास दिलाया था कि मामला कुछ और है। मगर क्या? वो जब भी इस घर में आती थी उलझ जाती थी और यही उलझन हर बार इंतहाई बेइज्जती
होने के बावजूद इस घर में धकेल लाती थी। जैसे कि अब समान अहमद के कमरे के दरवाजे पर इसने दस्तक दी। यस कम इन। वो अंदर दाखिल हुआ। समान अहमद बात लेने के बाद तौलिए से सर रगड़ा था। जरिश को चाय लाते देखकर एक धीमी सी मुस्कुराहट समान अहमद के होंठों पर आई। जरिश झिझकी। ये चाय। इसने कप आगे बढ़ाया। सफेद शलवार कमीज में समान अहमद का दराज सरापा बहुत नुमाया था। इसने टॉवल स्टैंड पर लगाकर इसके हाथ से कप लिया। बैठो, समान ने कहा तो जरिश ने नफी में गर्दन हिलाई। इसकी आंखें अभी भी हल्की सी सुर्खी थी, शायद प्यास की वजह से। समान ने बगौर देखा। वो जाने को पलटी। जरिश, इसकी पुकार पर इसने पलट कर देखा। वो फौरन इसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या बात है, परेशान हो? समान ने पूछा। जरिश ने हैरान होकर देखा, फिर हंसी। नहीं तो फिर उलझी हुई क्यों? क्या बात है? अम्मी ने कुछ कहा है? जरिश हैरान हुई थी कि इन्होंने कैसे जान लिया कि वो उलझी हुई है। कुछ नहीं समान भाई, बस वही बात जो हर बार इस घर में आने के बाद मुझे अजियत से दो चार कर देती है, वो अफसुर्दगी से कह रही थी। समान ने एक गहरी सांस लेकर कप होंठों से लगा लिया। चाय का जायका अच्छा था। इसको जरिश के हाथ की बनी चाय की अच्छी तरह पहचान थी। मुझे कोई नहीं बताता मामा पापा ने घर क्यों छोड़ा, जबकि हमारा पोर्शन अभी भी इसी तरह है। आप लोगों के हिस्से में तब्दीलियां होती रहती हैं, लेकिन वहाँ तब तो मैं कम उम्र थी, मगर अब तो हालात समझ सकती हूँ। अब भी कोई नहीं बताता, सिर्फ ताई अम्मी का रवैया तो असल वजह नहीं हो सकता। ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है इसके अलावा भी कोई बात है, वो कह रही थी। समान ने इस्तेजाब से इसे देखा। ये कम उम्र सी लड़की अपनी उम्र से बड़े मसाइल में उलझने की कोशिश कर रही थी। इसने फौरन इसे टोक दिया। तुम इन मसलों में मत उलझो, सिवाय टेंशन के कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? वो सवालिया निशान बनी इसके सामने खड़ी थी। समान की नजरें इसके सफ़ेद चेहरे पर टिक गई थी। उलझा सा सुर्ख चेहरा, शहद रंग आंखें, मुंह भी खराम पलकें, खमीदा हों, कुछ भी तो नज़रअंदाज किया जाने वाला नहीं था। जर्द सूट में मलबूस अपने वजूद की तमाम तर खूबसूरती समेटे इसके होंठों के हिसार में थी, नज़रों के हिसार में थी। अगर इस तरह का जवाब मेरे पास होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो तो बेहतर है। समान अहमद ने अपनी यकदम बदलती कैफियत पर काबू पाते हुए इसे टाला। वो शिकायती नज़रों से देखने लगी। सब मुझे हमेशा क्यों टाल जाते हैं? तुम कम उम्र हो, तुम छोटी हो, छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, इसीलिए इस पर जोर न डालो वगैरह वगैरह। अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ, वो नाराज़गी से कह रही थी। समान अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट के शगुफ़े फूट पड़े। इसने बात ही ऐसी की थी। इसने बगौर देखा, मुस्कुराती निगाहों से इसका वजूद जांचा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसने मजीद खफगी से कहा। समान अहमद की आंखों में खुशनुमा रंग आ ठहरे। जरिश के गले में झूलता लॉकेट ZS के अल्फाज समान अहमद को अजीब सा सुरूर बख्श रहे थे। तुम्हारी बातों पर मुस्कुराऊं ना तो और क्या करूं? मुस्कुराहट जब्त किए बगैर इसने कहा। जरिश ने खफा नजरों से इसे देखा। सभी मुझे बच्ची समझते हैं, मामा इतनी ताकीद करती हैं कि हद नहीं। आज भी आते हुए इतनी नसीहती की। उफ अल्लाह, आप बताएं भला आपसे मुझे क्या खतरा हो सकता है? वो कहती हैं कि मैं आपसे ज़्यादा फ्रैंक ना हुआ करूं, हद में रहा करूं। अली भी तो है, इसके बारे में कुछ नहीं कहती, जबकि आप वो कम अकल अहमद सब कहे जा रही थी। समान अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट सिमटती चली गई। इंतहाई अजियत पहुंची थी इसके अल्फाज से। ये चची जान ने कहा? इसने पूछा, जबकि लहजे में हैरत सी ही हैरत थी। तो और क्या? वो कहती हैं ताई अम्मी को मेरा आपसे घुलना मिलना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं आपसे दूर रहूं तो बेहतर है। आप मेरे भाई हैं। भला वो ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे इनकी बात पर तकलीफ होती है। चलें, ताई अम्मी का तो रवैया ही ऐसा रहता है, जबकि मामा वो भी इन्हीं की तरह बर्ताव करने लगी हैं। ताई अम्मी के सामने आपसे बात ना करूं, आपकी किसी बात का जवाब ना दूं। क्यों क्यों कर रहे हैं सब मेरे साथ ऐसा? वो सवालिया निशान बनी खड़ी थी। वो चुपचाप इसे देखे गया। चची और अम्मी के रवैयों से वो किस कदर उलझी हुई थी वह बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। समान भाई, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं सब समझ रही हूँ, इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। ये ठीक है, मैं आपसे हद से ज़्यादा अटैच हूँ, आपसे वो बातें भी कर जाती जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल तो साफ़ है। हमारा कोई भाई नहीं है, खुदा की कसम। मैंने आप लोगों को अपना भाई समझा है। लोग कुछ भी कहें, मगर जब मामा मुझे इस तरह की नसीहतें करती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप मामा से बात कीजिएगा, वो तो कम अज़ कम इन लोगों की तरह बातें ना करें। ताई अम्मी की बातें नज़रअंदाज कर सकती हूँ, मगर मामा। समान अहमद ने एक गहरी सांस ली। ये एकतरफा जज्बात इंसान को किस तरह घायल कर देते हैं, वो इस अजियत का एहसास कर सकता था। चची को बेटी की साख प्यारी थी और अम्मी को अपनी जिद। दरमियान में कौन पिस रहा था? वो दोनों ही। जरिश रवैयों की जद में थी और वो जज्बों की जद की शिद्दत में। इससे छोड़ना महाल था और अपनाना इससे भी ज़्यादा तकलीफ था। क्या जरिश मुझे इस नए ताल्लुक से कबूल करेगी? इसकी पेशानी पर मौजूद दोनों भवों के दरमियान तिल पर नज़र जमाए वो कुछ
सोचने से कासिर था। ये एक तरफा जज्बों का अंजाम क्या होता है वो सोच कर उलझ गया, जबकि वो कह रही थी, मैं खुद को यहाँ आने और आपसे बात करने से नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। इस एहसास से ही मेरी सांसें थमने लगती हैं। कभी मुझे इस घर से ताल्लुक़ तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह पापा ने तोड़ लिया है। जब से हम लोग इस घर से गए हैं, इन्होंने पलट कर इस घर में कदम नहीं रखा। मामा भी उस्मान भाई की शादी पर आई थी, वो भी फुप्पो और ताया अब्बू के बार बार मनाने पर, और हम लोग इसलिए तो जिद कर रहे हैं यहाँ आ जाऊं कि ये ताल्लुक टूटे नहीं। नामो निहाद ही सही बरकरार तो रहे, पायदारी ना सही रिश्ते का नाम तो रहे। वो रो रही थी। समान अहमद शिद्दत सुनता रहा। इतनी गहरी बातें करने लगी थी ये लड़की। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें क्यों अहमकाना महसूस होती हैं, जबकि मेरा दिल आप सब के लिए बहुत दुखी है। वो एकदम कहकर कमरे से निकल गई और खामोश लब दबाए खड़ा था। आने वाले हालात का इसे अंदाजा था, मगर इस रुख पर भी चले जाएंगे इसने कभी सोचा नहीं था। और अब जरिश, इसकी आंखों के झिलमिलाते आंसू, इसकी आवाज़ का दर्द कुछ भी तो नहीं सूझा था। क्या वाकई हमारा ताल्लुक रेत पर निशान की मानिक था, जिसे जब चाहे मिटा दिया जाए? वो सोचने लगा। वापसी पर समान अहमद इन्हें छोड़ने आया। जरिश फ्रंट सीट पर थी, जबकि नौशीन पिछली सीट पर। अपने दिल की भड़ास निकालकर जरिश हल्की फुल्की हो गई थी। इसके बाद इसका मूड अच्छा खासा शगुफ्ता हो चुका था, जबकि समान अहमद मुसलसल गहरी सोच में गर्क था। तायरा बेगम के सामने वो खासा मोहतात रहा। गलती से भी इसने जरिश या नौशीन वगैरह से बेतकल्लुफ़ी का इजहार ना किया, जबकि सईद अहमद, फराह अली मुसलसल इन सब बातों में उलझाए हुए थे। और अब जब वो इनको अब्बू के कहने पर छोड़ने आ रहा था, तो भी अम्मी के चेहरे की नागवारी इनको बहुत कुछ समझा चुकी थी। समान जिंदगी में इन सब मामलात से भी दो चार होना था, इसको अंदाज़ा हो रहा था। समान भाई, क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हैं? गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठी नौशीन महसूस किए बगैर ना रह सकी। इसने फौरन पूछा, नहीं नौशीन, कोई बात नहीं, यूं ही चुप था। तुम सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वालों का क्या हाल है? समान अहमद ने पूछा तो नौशीन कंफ्यूज होगी। ससुराल के नाम पर इसका हमेशा यही हाल होता था। जरी समझती थी, इसीलिए खूब रिकॉर्ड लगाती थी। अब भी चहकी, समान भाई, इसके सामने ससुराल का नाम ना लिया करे। ससुराल के नाम पर यूं शर्माने लगती है जैसे ससुराल में बैठी हो। समान अहमद हंस दिए। तुम तो चुप करो बीज मालू। जरिश के यूं बीच में बोलने पर नौशी को तब चढ़ गई थी। देखा कैसी बन रही है, चाहे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। नौशी का जी चाहा कि कोई चीज़ जरिश के सर पर दे मारे। बकवास नहीं करो। इसने दुपट्टे को जरिश पर मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में लहराया। अफान भाई की अक्सर कॉल आ जाती, वो बेचारे नौशी से बात करने को मचलते रहते हैं और बीबी है कि फ़ोन के पास भी नहीं पटकती। जरिश ने समान को कहा। समान की गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत देखकर खिलखिलाता हंसता चेहरा अजीब बहार दे रहा था। कोई फिक्र, कोई टेंशन ना थी। शाम वाले रवैये का अक्स ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। समान भाई, ये बकवास कर रही है, इस चुड़ैल की बातों का यकीन मत कीजिएगा। नौशी ने फौरन तरदीदी बयान जारी किया। इनको दोनों बहनों की हल्की बल्कि नोक जोक अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, मैं चुड़ैल हूँ, तुम क्या हो? इसने नौशी की तरफ देखते हुए कहा। चुड़ैल की बहन, इसने बर्जिस्ता कहा। इसने मसनूई खफगी से समान अहमद को देखा। समान भाई, आप भी? इसने आंखें दिखाना चाहिए, मगर समान अहमद का मुस्कुराता चेहरा देखकर इसने नौशी को तंबीह की। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखती हूँ, देखना क्या हशर करती हूँ मैं तुम्हारा। अफान भाई को फ़ोन करके तुम्हारी कारस्तानियाँ बताऊंगी, इसने धमकी दी। नौशी ने हाथ हिलाया। इट्स आइसक्रीम खाओगी तुम दोनों? गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के करीब से गुजरी तो समान अहमद ने पूछा, नेकी और पूछ पूछ, मैं ज़रूर खाऊंगी। जरिश ने फौरन हामी भरी। नौशी ने भी सर हिलाया। इसने जगह देखकर कार पार्क की। आइसक्रीम पार्लर काफ़ी वसी था। इसके साथ दोनों अंदर आ गई। वो इनको एक टेबल की तरफ नौशी भी इस लड़के और लड़की को देखकर हैरान रह गई। दोनों आइसक्रीम पार्लर काफ़ी वसी था। इसके साथ दोनों अंदर आ गई। वो इनको एक टेबल की तरफ बैठते देखकर अपना अपना पसंदीदा फ्लेवर मंगवा कर तीनों ना सिर्फ बातें कर रहे थे, बल्कि आइसक्रीम से भी इंसाफ कर रहे थे। जब भी आइसक्रीम खाते जरिश की निगाह सामने उठी। जाना पहचाना चेहरा था, मगर इसके साथ मौजूद लड़का। इसने नौशी को टोका दिया। वजह वो मुतवज्जा हुई तो इसे सामने देखने का इशारा किया। समान अहमद साइड पर था, वरना दोनों पर जरूर तवज्जो देता। नौशी भी लड़के और लड़की को देखकर हैरान रहेगी। दोनों कोने की एक टेबल पर जा बैठे। क्या बात है,
तुम दोनों एकदम चुप क्यों हो गई? समान ने पूछा और फिर नौशी की निगाहों का ताक़ुब किया। ज़रिश समान अहमद को बगौर देख रही थी। समान अहमद इन्हीं की तरह हैरान हुआ था। फिर एकदम सर को झटका। ये फौजिया आप ही हैं, मगर इनके साथ ये लड़का कौन है? नौशी ने पूछा। पता नहीं, होगा कोई जानने वाला। इसने कंधे उचकाए, मगर फिर भी जिस तरह केसरा खाला की नजरियात हैं, इनके मुताबिक रात के इस पहर एक अजनबी के साथ यूं पार्लर में होना खासा हैरान कुन है। ज़रिश खामोश थी। नौशीन कहे बगैर न रह सकी। फौजिया का अभी भी ध्यान इधर नहीं गया था, वरना वो जरूर देखती। भाई मैं क्या कह सकता हूँ, होगा इनका कोई पर्सनल मामला। तुम अपनी आइसक्रीम की तरफ ध्यान दो, पिघल रही है। इसको सिर्फ हैरत थी, ये लड़का इसके लिए भी कतई अनजान था। ताहम इसे कुरेदना मुनासिब ना समझा। इसने नौशी को टाल दिया। समान भाई, आपको इतना मुतमईन भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए। ताई अम्मी फौजिया आपको आपके लिए पसंद कर रही हैं, ज़रिश ने कहा। इसने कुछ कहना चाहा, फिर खामोश हो गया। चले हमें क्या? ताई अम्मी ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, जब वो रिस्क ले रही हैं तो। फिर ज़रिश ने कंधे उचका दिए। समान अहमद फिर भी खामोश रहा। वो इस सिलसिले में इससे बात नहीं करना चाहता। सईद अहमद इस सिलसिले में ताहिरा बेगम से बात कर चुके थे। ये मामला फिलहाल दब चुका था, इसीलिए वो मुतमईन था। आइसक्रीम से फारिग होकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला और जब निकाला तो इसमें लॉकेट था। ये नौशी तुम्हारे लिए है। ये लिया तो ज़रिश के साथ ही था, मगर इस दिन तुम्हें देना याद ना रहा। आज याद आया तो आते हुए ले आया। वापसी पर तुम्हें दे दूंगा। इसने हथेली नौशी की तरफ बढ़ाई। नौशीन एकदम से टपटाई। ज़रिश के लॉकेट की ही तरह का लॉकेट था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस पे NS लिखा हुआ था। ये मेरे लिए? इसने हैरत से कहा। तुम दोनों के लिए बनवाए थे। ज़री को इस दिन दे दिया था, तुम्हारा मेरे पास था, आज याद आया तो साथ ले आया। नौशीन शशोपन में थी कि ले ना ले, अब पकड़ भी लो। देख क्या रही हो? तुम्हारे लिए। ज़रिश मुस्कुराकर दोनों को देख रही थी। नौशीन ने झिझकते हुए लॉकेट उठा लिया। अब पहन भी लो, इसने मोहब्बत से कहा तो नौशीन ने नफी मसाले, नहीं, घर जाकर मामा से इजाज़त लेकर पहनूंगी। वो एकदम संजीदा हो। क्यों? इजाज़त की क्या ज़रूरत है? फ़रा को भी दिया था, ज़रिश को भी, और तुम्हें भी। इतना महंगा गिफ्ट है, मामा नाराज़ ना हो जाए। इसके लहजे में खफगी महसूस करके इसने फ़ौरन तरजीह पेश की थी। नहीं होंगी, पहन लो। और अब चलो। वो उठ खड़ा हुआ। नौशी ने ज़रिश को देखा। पहन लो, मामा कुछ नहीं कहेंगी। इसने लॉकेट पहन लिया। वो हल्के से मुस्कुरा दिया। बेख्तियार नज़र ज़रिश की तरफ उठी। वो सर पर दुपट्टा जमाए हुए थे, वरना इसके गले में मौजूद लॉकेट ज़रूर नजर आता। थैंक यू समान भाई। नौशीन उठकर खड़ी हो गई। समान बिल पे करके इसके साथ ही बाहर आ गया। फौजिया और वो लड़का अभी तक कोने वाले टेबल पर मौजूद थे। ज़रिश ने बाहर निकलने से पहले नज़र इन पर डाली थी। फारूक चचा आए हुए थे अम्मा से। इन्होंने नवाज और नवेरा की शादी की बात की थी। काफ़ी देर तक बैठे रहे और फिर सोचकर जवाब देने का कहकर चले गए। अम्मा ने नबील भाई से रात बात की थी। इन्होंने साजिद भाई और साजिदा बाजी से सलाह मशवरा करने का फैसला किया था। अम्मा ने सुबह ही दोनों जगह फ़ोन करके राय ली थी। दोनों ने कह दिया था कि जैसा वो लोग मुनासिब समझेंगे। अम्मा ने हमीद चचा से फ़ोन पर बात की थी। इन्होंने भी कह दिया था कि नेक काम में तख़ीर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी निपट जाए इतना अच्छा है। सो अम्मा ने हर तरह से तसल्ली बख्श जवाब पाकर फारूक साहब को फ़ोन कर दिया था कि वो लोग आज रात खाने पर आ जाएं और फिर मिल बैठकर जो भी तारीख मुनासिब समझते हैं रख लेते हैं। ख़ानदान की ही बात है, कौन सा बाहर का मामला था। इसीलिए इन्होंने फ़ोन करके हमीद चचा के अलावा शारिक ज़मान और फारूक वगैरह सबको रात के खाने पर इनवाइट कर लिया था। वक्त थोड़ा था और काम बहुत था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी खाने की ही थी। सभी विद फैमिली इनवाइटेड थे। साथ में नबीला भाभी की पूरी फैमिली भी थी। साजिदा बाजी, अहमद भाई वगैरह भी सभी थे। साजिदा बाजी जल्दी आ गई थी। तीनों मिलकर किचन का काम संभालने लगी। शाम तक मेहमान आने शुरू हो चुके थे। हमीद चचा के हाथ से चचा और चची थे। रज़ा और रिमशा दोनों ही नहीं आए थे। नबीला भाभी की सारी फैमिली थी, भाभियाँ, भाई, वालिदा वगैरह। फारूक चचा के हाथ से भी सभी बेटियां, दामाद, चची और चचा खुद थे। अलबत्ता शारिक नहीं था। नबील भाई 2 दफ़ा फ़ोन कर चुके थे, मगर वो अभी तक नहीं पहुंचा था। अम्मा ने नबील को कहा भी कि शारिक वाहिदा खाला को साथ ज़रूर लाए। इन्होंने शारिक को पैगाम भी दिया था, लेकिन वो अभी तक गायब था। मगरिब के बाद तक घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। साजिदा बाजी, नबीला भाभी और इनकी भाभियों ने आकर नवेरा को किचन और दीगर कामों से बेदखल कर दिया था। सिर्फ तारीख मुकर्रर करने का मामला था, मगर इसके यहाँ फिर भी ख़ास एहतमाम किया जाता था। इस दफ़ा भी अच्छा खासा एहतमाम हुआ था। सभी ख़ानदान के अफराद थे, मगर नवेरा अपने कमरे में ही बंद थी। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन आ रहा है, अभी तक कौन नहीं पहुंचा। हुमैरा, नवाज की छोटी बहन, इसे हर 2 मिनट बाद आकर खबर दे जाती थी। फिरोज़ी सूट पहने, सलीके से सर पर दुपट्टा जमाए वो अपने कमरे में
ہی تھی، جو بھی آتا تھا خصوصاً خواتین اس کے کمرے میں ہی دھرنا مارے بیٹھ جاتی۔ نواز کی چاروں بہنیں یہیں تھیں، شوخ و چنچل ایک سے بڑھ کر ایک، سوائے حمیرہ کے سبھی شادی شدہ تھی۔ نویرہ ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ شارق بھائی آ گئے ہیں، بڑی اماں بھی۔ شارق بھائی بازوؤں میں اٹھا کر انہیں اندر لائے۔ وہ ثنا اور شمائلہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی جب حمیرہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ بڑے عرصے بعد بڑی اماں کی کسی خاندان میں شرکت ہوئی تھی، ورنہ اپنی معذوری کے باعث انہوں نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نویرہ کی منگنی پر بھی وہ نہیں آئی تھی۔ بڑی دیر کی ہے شارق بھائی نے آنے میں۔ حمیرہ نے اسے بڑی دیر کر دی ہے شارق بھائی نے آنے میں، حمیرہ سے بڑی زہرا نے کہا تھا۔ لیکن آ تو گئے ہیں نا، دیر آئے درست آئے، اسی کو کہتے ہیں۔ حمیرہ ہنسی۔ نویرہ خاموشی۔ شارق زمان کے گزرتے رویوں نے اس کے دل میں ایک گرہ سی ڈال دی تھی۔ اب اسے شارق زمان کے ذکر سے کوفت اور بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ شارق کے متعلق اس کے تمام نیک اور اچھے جذبات خواب و خیال ہو چکے تھے۔ شارق زمان کی تمام مظلومیت اسے اس کا بحروب لگنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے معصوم اور حالات کا ستایا ہوا محسوس ہوتا تھا تو کبھی اب اسے لگتا تھا کہ شارق زمان کی بہت سی خرابیاں اس کی اپنی پیدا کرتا ہے۔ اس رات شاپنگ سے واپسی پر اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے شارق زمان جس طرح بار بار بیک مرر سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے سخت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر ان کے گھر آنے کے بعد روشنی میں دیکھنے پر اسے نہ جانے کیوں شارق زمان میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ شارق کی آنکھوں کی رنگت، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کی چال کی غیر ناہمواری نویرہ کے دل میں ایک گرہ ڈال گئی تھی، اور پھر وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسے شارق زمان کی آنکھیں انتہائی گھٹیا لگ رہی تھی، بے باک سی۔ رمشا اس کے ساتھ گھر جانا چاہتی تھی۔ نویرہ کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہر چیز اپنے لیے کھٹک رہی تھی۔ وہ رمشا کے لیے کیسے سود مند مان لیتی؟ اس کے اپنے خدشات تھے کہ اس نے رمشا کو شارق زمان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا، اور پھر اس کے جانے کے بعد نبیل بھائی کے ساتھ اسے گھر بھیجا تھا۔ شارق کی سرگرمیوں سے تقریباً سارا خاندان ہی واقف تھا، مگر اس کے باوجود ہر کوئی اسے بھرپور عزت دیتا تھا۔ کبھی ان لوگوں میں نویرہ بھی تھی، لیکن اب اس کے دل میں شارق کی طرف سے بال آ گیا تھا، سو وہ اسے عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی۔ چلو آؤ نویرہ، بڑی امی سے مل لو۔ وہ خیالوں کی دنیا میں غرق تھی۔ ثنا کی پکار پر چونکی۔ جی کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا تو ثنا نے اپنی بات دہرائی۔ وہ سبھی جا رہی تھی۔ نویرہ نے نفی میں سر نہیں، اتنے مہمانوں میں بھلا میں جاتی اچھی لگوں گی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ چلو آؤ، اٹھو، اپنے خاندان کے سبھی مرد حضرات ہیں، ایک دفعہ چل کر سب سے سلام دعا کرا۔ امی اور چچی تمہیں یہیں مل لیں گی، بس جا کے سب سے مشترکہ سلام لینا اور بڑی امی کے پاس تک جانا۔ اللہ خیر صلاح، شمائلہ نے مشورہ دیا۔ وہ تینوں کو دیکھنے لگی۔ چلو اٹھو بھی، کچھ نہیں ہوتا، آؤ۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ لاؤنج میں سبھی براجمان تھے، ایک طرف مرد تو دوسری طرف خواتین۔ وہ جھجک رہی تھی۔ زارا اور شمائلہ اس کے ساتھ تھیں۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ السلام علیکم، اس نے ایک چٹی نظر ڈالی تھی، سب نے دیکھا تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ چلو آؤ، بڑی امی ادھر ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ ثنا نے ان کے کان میں زگوچی کی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دائیں طرف رکھے صوفوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ السلام علیکم بڑی امی، کیسی ہیں؟ واحدہ بیگم کے پاس جا کر ثنا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وعلیکم السلام۔ ثنا ان کے سامنے جھکی تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا، پھر انہوں نے نویرہ کو دیکھا، وہ بھی ان کے سامنے جھکی تھی۔ انہوں نے بہت محبت سے سر پر ہاتھ پیار کر کے اس کی پیشانی چوم لی۔ آؤ بیٹھو ادھر۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی دائیں طرف جگہ خالی تھی، وہ بیٹھ گئی۔ حمیرہ، شمائلہ، زارا سبھی آ کر ملی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بڑی امی؟ نویرہ نے پوچھا۔ وہ مسکرا دی۔ اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی رکھے اس کا کرم ہے۔ باقی سب بھی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ نویرہ کو واحدہ خالہ سے خاص انسیت تھی۔ اب بھی وہ ان سے چھوٹے موٹے سوال کر رہی تھی۔ وہ بڑی محبت سے جواب دے رہی تھی۔ رفت باجی کب تک پاکستان کا چکر لگا رہی ہیں؟ فون تو آتا رہتا ہے ان کا۔ شارق زمان کے علاوہ واحدہ خالہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اتنی دور جدہ میں جا آباد ہوئی تھی۔ سال 2 سال بعد آنا ہوتا تھا اور سارے خاندان کو ان کی آمد کا انتظار رہتا تھا۔ کہہ تو رہی تھی کہ اگلے 2-3 ماہ میں چکر لگائے گی، دیکھتے ہیں کب آتی ہے۔ نویرہ نے سر ہلایا، پھر اس نے حاضرین پر نظر ڈالتے ہوئے سر ہلایا، ورنہ وہ مسلسل سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ہی صوفے پر نبیل بھائی، احمد بھائی اور شارق زمان تینوں براجمان تھے۔ نبیل اور احمد بھائی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، شارق زمان البتہ خاموش بیٹھا انہی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ بے تاثر چہرہ، بے تاثر نگاہیں، نویرہ کے دیکھنے پر بھی اس کی نظریں نہیں ہٹی تھی۔ نویرہ کی بہویں تنگی، شارق زمان کے یہی انداز و اعتبار نویرہ کو ناگواری کے سمندر میں دھکیل دیتے تھے۔ وہ اب بھی نگاہیں پھیرے ہوئے تھے۔ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔
मैं आती हूँ बड़ी अम्मी। वो वहाँ से जल्दी से उठ आई थी। किचन में आकर ग्लास में पानी निकालकर घूंट घूंट पिया। पहले भी शारिक ज़मान यही था और मैं भी। अब क्या बदल गया? वो जो मुझ पर नज़र उठाकर जगाना भूल जाता है। इतनी भी बाकी वो कुलस कर रह गई। खाली ग्लास काउंटर पर रखते वो मुसलसल इसी नेच पर सोच रही थी। अंदर से मुसलसल बातों की आवाज़ आ रही थी, कहके थे, चहकारें थी। नवेरा का दिल दोबारा अंदर जाने को नहीं चाहा। वहीं स्टूल पर खींच कर बैठ गई। और ये रज़ा क्यों नहीं आया? और ना ही रिमशा? खैरियत है? सभी हैं सिवाय इन दोनों के। मुझे कॉल करके पता करना चाहिए। चची कह रही थी कि मूड होगा तो बाद में आ जाएंगे। इतना तो वक्त हो गया है, अब कब आएंगे? वो उठ खड़ी हुई। लाउंज में तो सभी थे। वो नबील भाई के कमरे में चली आई। कॉल मिलाई तो रिमशा ने रिसीव किया। सलाम दुआ के बाद इसने पूछा, क्यों नहीं आए दोनों? तो जवाबन वो उखड़ा हुआ अंदाज था, आपकी शादी की तारीख है ही तय होनी है ना। ऐसी कौन सी शाही तकरीब है जिसमें हम दोनों की शिरकत बहुत लाजमी है? नहायत तलखी थी ज़बान में। नवेरा हैरान। रिमशा का तंजिया अंदाज तो बारहा महसूस हुआ था, मगर ये तलखी, ये बात करने का कौन सा अंदाज था? मैंने यूं ही फ़ोन किया था। तुम तो नवेरा, सॉरी, लेकिन मुझे इस तरह बोलना आता है। रज़ा की कमी महसूस हो रही होगी तो इसके मोबाइल पर गौर करके देख लें। तो इधर तो कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के। पहले से ज़्यादा जला बुना अंदाज था। नवेरा गर्दन हिलाकर रह गई। रज़ा से झगड़ा हो गया किसी बात पर? इसकी अकल यहीं तक आई थी। झगड़ा? इससे तो झगड़ना है। इससे कौन झगड़ता है? इसे तो ख्वाबों से फुर्सत नहीं, नारसाई का गम मना रहा है वो। और मैं इससे झगड़ूंगी? इंतहाई तल्ख अंदाज था नवेरा का। नवेरा के खाक पर लेना पड़ा। तुम्हारी बातें मेरे सर से गुजर जाती हैं, नवेरा ने कहा तो दूसरी तरफ वो हंसती चली गई। हंस क्यों रही हो? नवेरा को इसके दिमागी हालत पर शोभा हुआ। शुक्र करें हंस रही हूँ, और इस बात का भी शुक्र करें कि मेरी बातें आपके सर से गुजर रही हैं। आराम से नवाज भाई को प्यारी हो 100 नफल पढ़ूंगी। नवेरा को एकदम इसके लहजे में हकारत महसूस हुई। रिमशा? नवेरा को यकीन हो चला कि वाकई रिमशा का दिमाग चल गया। पता नहीं आप में ऐसी कौन सी बात है, मैं चाहूँगी तो हद से नहीं गुजर सकती। और जिस दिन मेरा जब्त और इख्तियार जवाब दे गया, इस दिन में वो सब कुछ कर गुजरूंगी, ख्वाह मेरा अपना ही सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए। सुना ना मेरा पी, आपने ये बात रज़ा को भी समझा दीजिएगा, बड़ी सुनता है ना वो आपकी। गुस्से से कहते हुए एकदम खटाक से फ़ोन बंद कर गई। नवेरा रिसीवर था में हैरान और शद्दर बैठी रह गई। रिमशा की गैर मुमकिन सी बातें, जला बुना अंदाज, तलखो लब लहजा, कुछ भी तो नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं था। पता नहीं अब इन दोनों में क्या बात हुई है जो रिमशा यूं बिहेव कर रही है। वो तफक्कर से सोचा गई। वो फ़ोन रखकर बाहर निकल आई। बाहर अब भी कहकों की आवाज़ें गूंज रही थी। नवेरा का इरादा अपने कमरे में जाने का था। जब भी राहदारी से गुजरते, लाउंज से निकलते, शारिक ज़मान को देख कर रुक गई। शारिक ज़मान भी देख चुका था। नवेरा को लाउंज दरवाजे के सामने से गुजरकर अपने कमरे में जाना था। वो रास्ते में रुका था। मुबारक हो, 2 माह बाद की तारीख तय पाई है। बड़ा लकी है नवाज, वो मुस्कुरा कर कह रहा था। नवेरा के दिल में अगर इसकी तरफ से बदगुमानी ना आ चुकी होती ज़रूर जवाब देती, मगर अब वो लब भींच कर खामोश रही थी। क्या बात है? बड़ा रूखा भी का अंदाज है तुम्हारा। तबीयत तो ठीक है ना? वो बात करने के मूड में था। नवेरा को कोफत हुई, ताहम इसने अपने तासरात पर काबू रखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ शारिक मुस्कुराया और बगौर देखा। फिरोजी सूट में सर पर अच्छी तरह दुपट्टा जमाए वो हमेशा की तरह बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रही थी। वो हसीन थी, मगर इसकी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी इसके किरदार की पुख्तगी थी। वो खानदान भर की चाही जाने वाली लड़की थी। हर कोई इज्जत करता था इसकी। वो ऐसे में शारिक ज़मान के दिल में इसका एहसास करवटें ना लेता तो क्या करता? इस दिन भी तुम मिली ही नहीं, घर आते ही कमरे में गायब हो गई और जाते वक्त दिखाई भी नहीं दिया, वो कह रहा था। नवेरा ने मुश्किल कुछ तल कहने से रोका और अपनी ज़बान, आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी हो मैं कम ही घुलती मिलती हूँ, कज़न से तो कती नहीं। अंदर की तलखी बातें इसने आराम से कहा, मगर रज़ा से तो तुम बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है, सुना है मैंने, वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। नवेरा ने एक गहरी सांस, जी कह सकते हैं, मगर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो अपनी तालीम में मसरूफ़ होता है, अब तो शायद ही मुलाकात हुई। नहायत तहम्मुल से जवाब दिया गया। शारिक ने सारी लाइव वैसे आप आज अच्छी लग रही हैं, ये फ़िरोज़ी कलर तुम पर बहुत जच रहा है। शारिक का सादा सा अंदाज था, मगर अंदाज में मौजूद असर सादा ना था। नवेरा एकदम सुर्ख हो गई। नागवारी तो थी ही, मगर एक इजाब की लहर भी आ ठहरी थी। शारिक ने बगौर देखा इसका रंग बदलता चेहरा, खूबसूरत गहरी आंखों पर साया फगन, पलकों की लग्जिश, कपकपाते होंठ, हर अंदाज ही कातिल था। इसके सीने में मौजूद दिल फड़फड़ा कर रह गया था। जी प्लीज़ रास्ता दे, मुझे कमरे में जाना है। एक पल लगा था इसे कंफ्यूज होने में, मगर अगले ही लम्हे इसके लहजे की नागवारी सिमट आई थी। सारा हिजाब एक तरफ डाले वो कह रही थी। शारिक एक तरफ हट गया। वो तेज़ी से इसके करीब से गुजरकर अंदर जाना चाहती थी, जब भी लहराता दुपट्टा शारिक के वजूद को छूता राहदारी में रखी लोहे की टेबल में फंसा। नवेरा तेजी से पलटी थी। दुपट्टा
खिंचाव लगने से सर से उतर गया था। नवीरा के लंबे सिल्की बाल इसकी सारी पुश्त पर बिखरे हुए थे। शारिक दम साधे देख रहा था। उफ, ये क्या मुसीबत है। एक तो बाल खुले थे, दूसरा दुपट्टा फंस गया था। कुछ शारिक जमान की मौजूदगी नोयत को कफियत के साथ साथ कंफ्यूज भी हो रही थी। लाई मैं निकाल देता हूँ, इस तरह दुपट्टा फट जाएगा। दुपट्टे का कोना खींचने से सलाखों की तरफ फंस रहा था। नवीरा ने तेजी से झटके से खींचकर निकालना चाहा था। जब नहीं, प्लीज मैं निकाल लूंगी। एक हाथ से लंबे बाल समेटते दूसरे हाथ से दुपट्टा निकाल रही थी। शारिक इसके मना करने पर खामोशी से देखे गया। झटके से खींचकर इसने कोना निकाल दिया था। नए दुपट्टे में कितना बड़ा सुराख हो गया था, वो ध्यान दिए बगैर तेजी से चली गई थी। शारिक जमान इसे देखता रहा जब तक वो अपने कमरे में घुस नहीं गई। नवीरा के लंबे बाल वाकई खूबसूरत थे। इसके ज़हन में बालों की आबशार जमकर रह गई थी। शारिक, तुम इधर खड़े हो, खाना खाने लगे हैं? चलो आओ, बड़ी अम्मा तुम्हारी पूछ रही हैं। फिर टेबल पर चलते हैं, खवातीन यहीं खाएंगी। वो अभी तक दरवाजे को घूर रहा था जहाँ से वो अंदर दाखिल हुई थी। नबील की बात पर पलट कर देखा, कुछ समझ ना आई मगर वो इसकी तकलीद में इसके पीछे चल पड़ा। नवीरा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। 2 फरवरी तय पाई थी, बरोज सोमवार। इस वक्त दिसंबर का आखिर चल रहा था, दरमियान में पूरा जनवरी था। काफ़ी दिन थे, सो हर कोई मुतमईन था। फरवरी के बाद साजिदा बाजी और नवाज की बहनों की बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, सो इसीलिए फरवरी का महीना ही तय पाया था। फरवरी में अगरचे सर्दी होती थी मगर मौसम थोड़ा बहुत बदल ही चुका होता था, सो हर पहलू का जायज़ा लेकर ही तारीख तय हुई थी। हमीद साहब ने घर वापसी पर आकर रिमशा को दिन तय हो जाने की खबर दी तो इसने शुक्र अदा किया था। शुक्र है नवीरा की शादी होगी तो रज़ा भी कुछ होश के नाखून लेगा। वो सोच रही थी, रज़ा कहाँ है, सो गया है क्या? जुबैदा ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, लाउंज में बैठा है। वो चाहने के बावजूद ना कह सकी, नरसाई का गम मना रहा है। जब से रज़ा को नवीरा की शादी के दिन तय पाने की खबर मिली थी वो गुमसुम होकर रह गया था। इस कैफियत से भी रिमशा झुलस रही थी। जले पैर की बिल्ली बनी हुई थी। रज़ा ने आज इनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया था। रिमशा जाने को तैयार थी मगर फिर वो ना गई। अंदर से वो मुतमईन थी, खुश थी कि नवीरा जल्द अज जल्द रुखसत हो जाएगी। कम अज़ कम नवीरा की तरफ से रज़ा के मुतालिक इसकी टेंशन तो कम होगी। लेकिन रज़ा का अंदाज भी इसे झुलसा रहा था। वहाँ सब तुम दोनों का पूछ रहे थे। बेशक बड़ों की तकरीब थी मगर तुम दोनों भी चलते तो अच्छा लगता। हुमैरा, नबीला, नवीरा बार बार तुम दोनों का पूछ रही थी, जुबैदा ने कहा। रिमशा चुप रही। आज से पहले वो इस खानदान की हर तकरीब अटेंड करती थी मगर अब फूफा अपने कमरे में चले गए थे। जुबैदा लाउंज में ही बैठी थी। मैं रज़ा को देख लूँ, तुम चाय बना लो, थकन सी हो रही है। वो लाउंज में चली आई थी। रिमशा किचन में चली आई। चाय बनाकर पहले इसने हमीद साहब के कमरे में पहुँचाई, फिर ट्रे में 3 गिलास लेकर वो लाउंज में चली आई। बड़े सोफे पर रज़ा लेटा हुआ था लेकिन इसका सर जुबैदा की गोद में था। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम इतना तेज बुखार है, जिस्म फंक रहा है तुम्हारा। रिमशा टेबल पर चाय रखते ठटकी। वो गुमसुम था, ये तो वो जानती थी मगर बुखार? वो फिक्रमंद हुई। क्या हुआ, बुखार हो गया? मगर सुबह तक तो ठीक थे। इसने पप्पो की शक्ल देखी। रज़ा ने सर उठाकर नागवारी से देखा। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बुखार ही है, ज़रा सा, मर तो नहीं गया जो इतना फिक्रमंद हो रही हो। फाड़ खाने वाला अंदाज था। रिमशा जुबैदा बेगम भी हैरान हो गई थे। रज़ा भला ऐसी बदफाले मुंह से निकालते हैं? इतना तेज बुखार है, कम अज़ कम बताया तो होता। रज़ा इनसे इस लब लहजे में कभी मुखातिब नहीं हुआ था मगर इन्होंने इसके बाल संवार कर पिचकारा। अखलौती औलाद थी, बेहद अजीज। न जाने अब इसे क्या होता जा रहा था। वो फिक्रमंद हुई। चलें, अब पता चल तो गया है ना, इस तरह मुंह छुपाए वो कह रहा था। रिमशा चुपचाप खड़ी देखती रही। खाना खाया? चाची को नहीं फिक्र आई। रिमशा को देखा इसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों, खाना क्यों नहीं खाया? तुमने इस तरह तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इन्होंने इसके सर उठाया। सुर्ख अंगारा आंखें, इन्हें खौफ महसूस हुआ। दिल नहीं चाह रहा था। जब दिल चाहेगा तो खा लूँगा, इस वक्त तंग नहीं करे मुझे। खफा बेजार अंदाज था। जुबैदा ने रिमशा को देखा, वो चुपचाप थी। चलो, खाना नहीं खाना, दूध पी लो, मेडिसिन ले लो। जाओ रिमशा, दूध लेकर आओ। इन्होंने रिमशा को कहा तो वो फौरन जाने को पलटी थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, बस ठीक हूँ मैं। तलखी अब भी थी। खाना खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगी? ये बुखार बिस्तर पर भूखे प्यासे पड़े रहने से नहीं उतरेगा। जाओ रिमशा, दूध और दुआ लेकर आओ। रिमशा चली गई। जुबैदा ने बेटे को बगौर देखा, आंखें बंद किए। वो बिल्कुल चुपचाप था। वैसी कैफियत रज़ा की थी तभी होती थी जब वो किसी चीज़ की टेंशन लेता था। अखलौता लाडला बेटा था, एक आदत से वाकिफ थी। रज़ा, क्या बात है, किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? वो पूछ रही थी। रज़ा ने आंखें खोलकर देखा। वो हुन्नूस जांच रही थी। रज़ा की सुर्ख जलती आंखें पल भर को उठी थी।
फिर झुक गई। अम्मी वो सिसक उठा। जुबैदा हैरान थी। रजा, अकलौती औलाद का यूं बुरी तरह से उठना, इनका दिल कांप गया था। क्या बात है, जल्दी बताओ, जल्दी बता मुझे, वरना मेरा दिल बंद हो जाए। वो एकदम मत हो जाए। मुझे मुझे वो कुछ कहते कहते रुका। जुबैदा की बेताबी बढ़ी थी। हाँ बोलो, क्या मुझे? इन्होंने हौसला दिया। मुझसे वादा करें, जो भी मांगूंगा मुझे देंगी। वो मचल उठा, दोनों हाथ थाम लिए। वादा करें प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगा। वो बलक उठा था। वो भूल गया था वो इस वक्त कहाँ है, किसके सामने है, क्या कहने जा रहा है। ये बस याद था तो सिर्फ इतना कि वो खिलौने को चांद मांग रहा था, खेलने को चांद मांग रहा था। अगर इसे चांद ना मिलता तो मर जाता। रजा मेरी जान, संभालो खुद को, बताओ जल्दी करो। वो माँ थी, बेटे की हालत पर तड़प उठी थी। कब इस तरह तड़प कर इसने कभी कुछ मांगा था, और अब वादा करें मेरी बात मानेगी। वो बच्चों की तरह जिद कर रहा था, हर हाल में मनवाने वाला अंदाज था। हवास बेहवास थे। जुबैदा ने रजा के गर्म हाथ थाम लिए, मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ ली। मेरी जान, मेरी चंदा, तू कह तो सही, तेरी माँ तेरे लिए तो अपनी जान भी दे सकती है। इस वक्त वो कुछ भी मांगता वो दे देती। रजा की हालत इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे मुझे नवेरा चाहिए। लफ्ज़ क्या थे, धमाका था। चनाके से दूध का भरा गिलास और प्लेट रिमशा के हाथ से गिर गई थी। जुबैदा बेगम भी हक्का बक्का रह गई थी। एक नज़र दरवाजे में खड़ी बेहिस्सो हरकत रिमशा पर डाली और फिर रजा को देखा। जवान ने जो इनके दोनों हाथ थामे आंसू भरी आंखें लिए खेलने को चांद मांग रहा था, लेकिन कांच पर पाँव पड़ गया था और फिर कोई चीज़ इसका वजूद छेदने लगी थी। एक तकलीफ की सर्द लहर थी जो रगों पे में अंदर तक सरायत करती चली गई। खून उबल रहा था, मगर वो बेहिस्सो हरकत दीवार को थाम कर वहीं ठहर गई थी, जैसे अब जिसम में जान ना रही। मुझे नवेरा चाहिए, हर हाल में चाहिए मुझे। ना वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो रो रहा था। रिमशा बेतासुर निगाहों से रजा को देख रही थी। क़यामत आ चुकी थी। इसी दिन से वो डरती थी और ये दिन आ चुका था। जुबैदा बेगम की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रजा को क्या कहे। रजा, वो पुकारी, मर जाऊंगा। बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया, मगर अम्मी मुझे सिर्फ और सिर्फ नवेरा चाहिए। इसकी एक ही तकरार थी, एक ही बात थी होंठों पर, नवेरा नवेरा नवेरा। बुखार से फंकता जिस्म, लरजते हाथ, बरसती आंखें। जुबैदा कुछ भी समझने से कासिर थी। खबरदार, तूने मजीद एक लफ्ज भी कहा नवेरा, ओ मेरे अल्लाह। रजा तुझे क्या हो गया? नवेरा कह दे के मजाक कर रहा है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? इनके हवास बहाल हुए थे। अपने हाथ इसके हाथ से छुड़वा लिए। रजा ने बेताबी से दोबारा हाथ जकड़ लिया। अम्मी खुदा के लिए बड़ी चची से बात करें, मुझे नवेरा ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। जुबैदा हैरान नजरों से देखी गई। ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। रजा का मुतालबा। नहीं रजा, इसके बाद कभी मुंह से ऐसी बात ना निकालना। नवेरा किसी के नाम से मंसूब है, खानदान में भूचाल आ जाएगा। अपनी और नवेरा की उम्र का फर्क देख क्यों हमें खानदान भर की लानत और मलामत करवाएगा? खानदान से निकलवाएगा क्या? कुछ भी हो, नवेरा मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो ज़ियानी अंदाज में कहता उठ बैठा था। रिमशा बेहिस्सो हरकत रजा को देख रही थी। ये मोहब्बत थी, रजा की मोहब्बत थी, और जिससे मोहब्बत थी वो रिमशा नहीं, नवेरा थी। जबान बंद करो अपनी। बुखार तुम्हें दिमाग को चढ़ गया। आइंदा ऐसी गलत बात कहते हुए 100 दफ़ा सोचना। जुबैदा सख्ती से कहती उठ खड़ी हुई थी। 100 दफ़ा सोचा, पल पल मरा हूँ, नहीं सब्र आता। इसने माँ के हाथ थाम लिए थे। जुबैदा बेबस हो गई थी। नवेरा के दिन तय हो गए हैं, 2 फरवरी को शादी है इसकी। कुछ तो सोच। क्यों मुझको बेइज्जत करवाएगा? तुम्हारा बाप ही क्या कम गुस्से वाला है? हाथ से पकड़कर घर से निकाल कर खड़ा कर देगा अगर मेरे मुंह से तुम्हारी तरह की एक बात भी निकली। अम्मी, वो बेबसी से माँ के हाथों पर अपना सर टिका गया। देख रजा, नवेरा तुझसे कम से कम कितने साल बढ़ी है। खानदान की वो वाही लड़की है जो हर दिल अजीज है। तेरा बाप तो एक क़यामत ले आएगा। मुझे यूँ रुसवा ना कर। और जो मैं मर जाऊँ तो रजा का अंदाज धमकी वाला था। जुबैदा तड़प उठी थी। ऐसी बदफाले मुंह से ना निकाल। तू 1000 साल जिए, मगर ये मेरे बस में नहीं है। मैं तो रिमशा से मंसूब है। तू तो रिमशा से मंसूब है। मेरे भाई बाबिज को मैंने ज़बान दे रखी है, और तू जानता है तेरा बाप तुझे घर से निकाल देगा। बड़े पक्के हैं वो अपने असूलों के। एकदम इसके पास बैठकर रजा का चेहरा हाथों में भरकर इसकी पेशानी चूमी। मैं मर जाऊंगा। रजा हटीला अंदाज था। जुबैदा साकित रह गई। रजा, इन्होंने सख्ती से टोका। रजा मचल उठा। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे, पता नहीं कब। वो संभाला तो हर वक्त वो थी, हर तरफ वो थी, और अब वो मुझसे दूर जा रही है। मेरा दिल बंद हो रहा है, कोई नहीं समझता। वो रो रहा था। रिमशा की भी आंखों में आंसू आए। पाँव से खून बह बहकर कालीन में जज्ब हो रहा था, मगर इसे परवाह ही नहीं थी। और तुमने मुझसे ताल्लुक तोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। रिमशा का जी चाहा कि चीख चीख कर कहे, मगर जबान से ना हिले। आइंदा नवेरा का नाम ना लेना, बस अपने दिल में ये राज छुपा ले। जो तू चाहता है वो कभी नहीं होने वाला। जुबैदा ने सख्ती से कहा। रजा शिकायती अंदाज से कहता रहा, आप एक दफ़ा चची लोगों से बात तो करें। अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो मैं फिर दोबारा जिद नहीं करूंगा। सिर्फ एक दफ़ा प्लीज़। रजा, जुबैदा को अब गुस्सा आने लगा था। तू समझता क्यों नहीं है? ख़ानदान भर में हमारी रसवाई करवाएगा तू?
بات صرف اتنی نہیں کہ وہ منسوب ہے، یہ اس کے دن طے ہو گئے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ تجھ سے عمر میں بڑی ہے اور اس خاندان میں عمروں کا فرق ساری عمر قائم رہتا ہے۔ ذلیل ہو جائیں گے ہم، وہ چھوٹا بھائی سمجھتی ہے تجھ کو، اور تو ہے کہ تمہیں شرم تو نہ آئی؟ ایسا سوچتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ رضا جذباتی ہوا، وہ کچھ بھی سمجھے مگر میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، خاندان والے کچھ بھی کہیں مجھے ہر حال میں وہ چاہیے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، خبردار تم نے آئندہ میرے سامنے ایسی بکواس بھی کی تو میں ایسی ماں نہیں ہوں جو اولاد کے جائز و ناجائز پوری کرنے کے کسی اور کا گھر برباد کر دے۔ ساری عمر کے لیے وہ لڑکی معطوب ٹھہرائی جائے گی اگر ایک دفعہ بھی خاندان بھر میں تیری بات نکل آئی۔ ہم جو رسوا ہوں گے وہ علیحدہ۔ کیا تو جانتا نہیں ہے اس خاندان کے اصول؟ وہ سمجھا رہی تھی غصے سے، محبت سے۔ رضا چپ چاپ دیکھے گیا۔ زبیدہ کا انکار اس کے دل کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ پھر یکدم وہ اٹھا۔ رضا، زبیدہ نے پکارا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا، لیکن دروازے میں بکھرے کانچ اس کے پاؤں کو زخمی کر گئے۔ وہ لڑکھڑایا تھا، کانچ اندر تلک اتر گیا تھا۔ اف! وہ تکلیف سے وہیں تھم گیا۔ رضا! زبیدہ ایک دم تڑپ کر رضا کی طرف آئی، رضا کا بازو تھاما۔ تکلیف سے وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کس نیت سے جا رہا تھا۔ ارے یہ تو کھپ گئے۔ تم ادھر بیٹھو۔ انہوں نے رضا کا بازو پکڑ کر دوبارہ قریبی صوفے پر بٹھایا۔ خون بل بل بہہ رہا تھا۔ رضا نے پاؤں میں پھنسا کانچ نکالا۔ رمشا، تمہارا پاؤں بھی زخمی ہے اور اتنی دیر سے تم یہیں کھڑی ہوئی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ زبیدہ کی رمشا کے پاؤں پر نظر پڑی تو اس سے بازو سے پکڑ کر رضا کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ دونوں ایک ہی طرح کے زخم سے قائل تھے، ایک ہی طرح سے تکلیف تھی، مگر دل ایک نہ تھے۔ نہ جانے کیوں رمشا کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ زبیدہ دونوں کو چمک بھری آنکھوں سمیت دیکھتی باہر نکل گئی تھی، ان دونوں کے پاؤں پر کچھ لگانے کے لیے۔ رمشا چپ تھی۔ رضا کے الفاظ نے، اس کے باتوں نے اس کا ذہن بالکل صاف کر دیا تھا، اور رضا اس کے دماغ پر صرف ایک ہی بھوت سوار تھا، نویرہ کا حصول۔ اس وقت اسے نہ کچھ اور سمجھ آ رہا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا۔ زبیدہ بیگم جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں۔ اتنے گہرے زخم ہیں، ان کی آواز رون گئی تھی، جبکہ دونوں ہی پرواہ نہ تھی، دونوں ہی بے حس بے تاثر انداز میں بیٹھے تھے۔ گھر میں آج کل سعید احمد تو طاہرہ بیگم کی طرف سے سکون تھا، اور یہ سکون ایسا تھا کہ سارا گھر ایک خوشگوار سی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ طاہرہ اور سعید احمد کے آپسی تعلقات بہت خوشگوار ہو گئے تھے، مگر یہ ضرور تھا کہ ہر روز 24 گھنٹے گھر میں جو مارکے والی فضا رہتی تھی وہ کم ہو گئی تھی۔ کئی دن ہو گئے تھے پرسکون ماحول کو طاہرہ بیگم سعید احمد کی باتوں کی وجہ سے اپنی زبان بند رکھے ہوئے تھی، تو سمان احمد کی وجہ سے کچھ اور زرش کا بھی احساس تھا۔ جان گئے تھے کہ سمان اور زرش کا معاملہ جنگ و جدل سے حل ہونے والا نہیں ہے، آرام سے، سکون سے اور دھیرج سے حل کرنا ہے۔ سعید احمد کو سمان احمد کی رائے بھی کافی معقول لگی تھی، اور پھر اس کے اثرات بھی اچھے خوشگوار تھے، اسی لیے انہوں نے اب غلطی سے بھی زرش کو سمان کے لیے لانے کا ذکر کرنے سے اجتناب کر لیا تھا۔ زرش کو سعود احمد کم از کم گریجویشن سے پہلے کبھی رخصت نہیں کرے گا، انہوں نے ٹھنڈے انداز میں سوچا، تو یہی حل نکالا کہ فی الحال خاموشی اختیار کی جائے۔ 2-3 سال بعد جب بھی موقع ملا وہ اپنی منوا کر ہی رہیں گے۔ پھر یہ تو سمان کی بھی دلی خواہش تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے طاہرہ سے ضد باندھ لی تھی، مگر زرش بڑی عزت و وقار اور مان کے ساتھ اس گھر میں آئے، یہ ان کی بھی خواہش تھی۔ سو سمان احمد کی بات پر عمل کر کے گھر میں سکون تو آ ہی گیا تھا۔ انہی پرسکون دنوں میں عثمان اور زباریہ کی حمزہ کے ساتھ آمد ایک خوشگوار سرپرائز ہی ثابت ہوا تھا۔ اتوار کے دن سب ہی گھر پر تھے، لیٹ اٹھے تھے، سو ناشتہ بھی لیٹ ہو رہا تھا۔ 10 بجنے والے تھے جب سب ڈائننگ ٹیبل پر براجمان تھے۔ مائدہ، فرح، طاہرہ ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ سمان اخبار کے ساتھ ساتھ پراٹھے سے انصاف کر رہا تھا، اور سعید احمد پوری طرح ناشتے پر توجہ دیے ہوئے تھے۔ جب عثمان کی آواز آئی، السلام علیکم، تینوں ہی چونک گئے تھے۔ ایسا سرپرائز! تینوں ہی کنگ رہ گئے۔ وعلیکم السلام علیکم۔ چوکیدار بابا بیگ تھامے ہوئے پیچھے ہی تھے۔ حمزہ کو عثمان نے اٹھایا ہوا تھا، زباریہ بھی ساتھ کھڑی مسکرا کر سلام کر رہی تھی۔ ارے عثمان، زباریہ، تم دونوں! سعید احمد ایک دم سنبھلتے فوراً سیٹ سے اٹھے اور لپک کر عثمان کو سینے سے لگا لیا۔ حمزہ عثمان کے بازو میں تھا، اس والہانہ گرفت پر احتجاج کر اٹھا۔ انہوں نے مسکرا کر اسے بازو میں اٹھا لیا۔ والہانہ چومتے انہوں نے زباریہ کو دیکھا، وہ مسکراتی ان کے قریب آئی۔ کیسے ہیں پاپا آپ؟ سعید احمد نے بہت شفقت سے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ عثمان اب سمان علی سے مل رہا تھا۔ امی، فرح دیکھیں کون آیا ہے۔ عثمان کے گلے لگے۔ علی نے کچن کی طرف منہ کر کے کہا۔ فرح پہلے برآمد ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹرے میں آملیٹ اور پراٹھا تھا۔ ڈائننگ روم کا منظر دیکھ کر عثمان بھائی، بھابھی حیرت سے پکارتی وہ ایک دم بھاگی چلی آئی تھی۔ ٹرے ٹیبل پر پٹک کر اس نے زباریہ کو والہانہ پن سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ سچی بھابھی، مجھے یقین نہیں آ رہا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ زباریہ سے جدا ہو کر
बाजुओं से मजबूती से जकड़े वो बेयकीन थी। नहीं, तुम ख्वाब नहीं देख रही हो, हम बनफ्से नफीस यहाँ हैं। उस्मान भाई इसके पास चले आए थे। इसने जुबारिया को छोड़ उस्मान के बाजुओं में पनाह ली। उस्मान ने फरा की पेशानी चूमी। कैसी है मेरी गुड़िया? कितनी मोहब्बत और शफकत थी उस्मान की आवाज़ में। फरा की आंखें भीग गई थी। बिल्कुल ठीक ठाक। और ये मोटू कैसा है? अली हमजा को उछाल रहा था। फौरन उस्मान का हिसार तोड़कर इसकी तरफ बढ़ी थी। 1 साल का हमजा कपड़ों में पैक, अच्छा खासा सेहतमंद लग रहा था। इसने उठा लिया। अली ये कैसा शोर है? कौन आया है? तायरा की भी आवाज़ आई थी। फिर वो खुद दिखाई दी। उस्मान और जुबारिया को देखकर इनका भी वही हाल हुआ था जो सबका हुआ था। उस्मान वो बेताबी से आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान ने सलाम किया। इन्होंने साथ चिमटा लिया। कितनी देर चिमटाए रखा। जब से उस्मान दूर हुआ था इन्हें बहुत अजीज हो गया था। अस्सलाम वालेकुम मामा। जुबारिया भी थी। इन्होंने सलाम का जवाब मुस्कुराकर इसे भी बाजुओं में समेट लिया। सभी एक तरफ देखते रहे। मोहब्बतों का ये मिलाप खासा खुशगवार था। घर की याद कैसे आ गई? फुर्सत मिल गई तुम दोनों को? फरा के बाजू से हमजा को लेकर प्यार करते हुए इन्होंने शिकवा किया था। बाकी सब दोबारा अपनी सीटों पर बैठ गए थे। उस्मान और जुबारिया भी बैठ गए थे। सईद अहमद के दाईं तरफ पहली चेयर पर ताहिरा भी बैठी थी। इनके साथ वाली चेयर पर जुबारिया थी। फुर्सत कहाँ मामा, इतनी टफ रूटीन होती है। बहुत दिल चाह रहा था सबसे मिलने को, छुट्टी लेकर आए हैं, जुबारिया भाभी ने कहा था। जुबारिया भाभी गायनाकोलॉजिस्ट थी, आर्मी के अस्पताल में डॉक्टर थी, जबकि उस्मान भाई आर्मी में ही इंजीनियर थे, इस्लामाबाद में ही होते थे। अपनी जॉब की वजह से कम ही आना होता था। जुबारिया भाभी की पूरी फैमिली आर्मी में थी। भाभी, भाभियाँ, वालिद, चचा। जुबारिया भाभी के वालिद उस्मान भाई के ऑफिसर थे। इन्हें उस्मान भाई जुबारिया के लिए पसंद आ गए थे। इन्होंने उस्मान से मरासम भराए और अपनी बेटी से मिलवाया था। इसी तरह उस्मान और जुबारिया दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। जिन दिनों हादिया और उस्मान की बाबत घर में टेंशन चल रही थी, उस्मान भाई ने जुबारिया भाभी को पसंद कर लिया था। इसी तरह सईद अहमद और ताहिरा को भी अपनी अपनी जिद से पशे पुश डालकर दोनों की शादी करनी पड़ी। शुरू में ताहिरा का जुबारिया से थोड़ा बहुत खिंचाव रहा था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता ठीक हो गई थी। इसमें कुछ ज़्यादा जुबारिया भाभी का हाथ था। वह इंतहाई खुशमिजाज, मिलनसार तबीयत की मालिक खातून वाक़या हुई थी। कोई भी इनकी सुलझी हुई तबीयत से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता था। हमारा कितने दिनों से प्लान बन रहा था, लेकिन जॉब की वजह से निकलना नहीं हो रहा था। आजकल में छुट्टियां मंजूर हुई थी, पहली फ्लाइट से ही यहाँ पहुंचे हैं। इंशाल्लाह 1 हफ्ता तक यहीं रहेंगे, उस्मान भाई ने बताया था। फरा खुशी हो उठी। पूरे 1 हफ्ते के लिए उस्मान और जुबारिया ये इनके यहाँ रहेंगे। वो इस तसव्वुर से ही झूम उठी थी। शुक्र है तुम लोगों को भी रहने का ख्याल आया। हम तो तरस गए थे हमजा और जुबारिया की शक्ल देखने के लिए। हमजा को सईद अहमद ने अभी भी उठा लिया था। वो बहुत बीबा बच्चा था, सबके पास ही चला जाता था। आप लोग भी तो कम ही आते हैं, कभी कभार सामान बिजनेस के सिलसिले में चक्कर लगा ले तो रुकता भी नहीं है। हमारी तो मजबूरी है। अली, फरा और मामा आप भी तो चक्कर नहीं लगाते, जुबारिया ने कहा तो ताहिरा बेगम मुस्कुरा दी। अली और फरा ने पढ़ाई में उनसे रहते, छुट्टियां होंगी तो सब आएंगे। उस समान ने कहा था। चलो फरा, फटाफट मायदा को कहो नाश्ता तैयार करें, मैं आती हूँ। उस्मान, जुबारिया को भूख लगी होगी। फरा उठकर फौरन चली गई। वो उस्मान और जुबारिया से मज़ीद हाल हवाल पूछती। इतनी देर में फरा दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स ले आई। तुम लोग पराठे लोगे ये नाश्ते में या फिर? तारा बेगम ने कहा। इनके हाथ के पराठे सभी शौक और रग़बत से खाते थे। मैं तो पराठा खाऊंगा, बहुत अरसे बाद आपके हाथ का पराठा खाऊंगा, उस्मान ने कहा तो जुबारिया ने भी सारे लाया। तुम लोग ये पियो, मैं फटाफट तैयार करके लाती हूँ। वो चली गई थी। उस्मान पिछली दफ़ा आया था तो घर में हर वक्त टेंशन दिखाई दे रही थी, जबकि अब एक खुशगवार सी तब्दीली महसूस हो रही थी। अम्मी का रवैया, अब्बू का अंदाज, बड़े अरसे बाद यूं टेबल पर अम्मी अब्बू दोनों करीब बैठे दिखाई दिए थे। खैरियत? घर में माहौल पहले से कुछ चेंज है? कोल्ड ड्रिंक्स पीते उस्मान ने सभी को देखा। सईद अहमद मुस्कुरा दिया, अजीब पुरस्कार मुस्कुराती हूँ, मामा का रवैया भी कुछ हटकर है, जुबारिया भी कह रही थी। उस्मान अहमद ने एक गहरी सांस ली, होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या बात है, मामा जरिश के लिए राजी हो गई हैं या फिर फौजिया के लिए? तुम? जुबारिया ये बात अधूरी छोड़कर उस्मान अहमद को देखने लगा। अभी तो आप लोग आए हैं, आराम से बैठो, खाओ पियो, घर का माहौल समझ में आ जाएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? तुम्हारी माँ की जिद कुत्ते की दुम की तरह है, जो 100 साल भी नली में रहे बाहर नहीं निकलेगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग भी जान जाओगे अपनी माँ के खुशगवार मूड की वजह। सईद अहमद तंजिया कहकर उठ खड़े हुए थे। तुम लोग बैठो, खाओ पियो, मैं जरा फ्रेश हो लूँ। वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल आए थे। उस्मान ने सामान को देखा तो वो होंठों पर उंगली फेर रहा था। उस्मान ने कुछ कहना चाहा, मगर मौका मुनासिब नहीं जानकर वो मुंह बंद कर गया। तुम्हारी बिजनेस की मसरूफियात कैसी चल रही हैं? उस्मान ने सामान से पूछा। बस वही, अब्बू और चचा जान ऑफिस संभालते और मैं डेलीगेशंस को कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी लाहौर और कभी इस्लामाबाद। आजकल मैं वहाँ बाकायदा
ऑफिस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, अब्बू नहीं मान रहे। इसी तरह मुझे वहाँ मुस्तकिल रहना होगा, जबकि अब्बू और चचा के ख्याल में मेरी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। अब्बू तो दोनों ही नहीं मान रहे। देखते हैं आगे क्या होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा। और फरा, अली तुम दोनों पढ़ाई के अलावा क्या करते रहते हो? जुबारिया ने भाभी ने पूछा। तो कुछ नहीं, सो लिया, जाग लिया, खा लिया, पी लिया, जब जरीश आ जाती है तो इसके साथ वक्त गुजार लिया, मगर इसके बाद स्टडीज़ करते हैं। अली कभी दोस्तों की तरफ निकल जाता और जिस दिन अम्मी मना कर दें इस दिन अली का मूड देखने वाला होता है। सारा दिन मेरा सर खाता रहता है। और तुम क्या करती हो? भाभी मत बोलें, मत पूछें ये लड़की मुझे किस किस अंदाज में सच करती है। अली कैरम खेलें, अली आइसक्रीम लाओ, अली आओ टीवी देखते हैं, अली आओ लॉन में चक्कर लगाते हैं। कुछ ना पूछें, इसकी फरमाइशें नहीं पूरी होती। वो भी शुरू हो चुका था। उस्मान, जुबारिया सामान समेत वो दोनों भी हंस दिए थे। इस दौरान ताहिरा माँ पराठों के आ गई थी और फिर दोनों नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। बहुत अरसे बाद इनके घर में एक ऐसी भरपूर दिन की शुरुआत देखने को मिली थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।